नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। खबरें यहां विस्तार से बताई जाती हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 5 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर से और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश और आधे घंटे के बाद 5:30 से 6 वक्त रहेगा छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। जो खबर जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई ये रही। स्वाति पर संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है और यह संग्राम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब सियासत के साथ साथ आरोपों की बौछार है। आरोपों में भी ऐसी बातें हैं जिनको सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि ये हो क्या रहा है आम आदमी पार्टी के भीतर। पहली खबर में हम आपको ये बताएंगे कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई है उसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम केजरीवाल की चुप्पी पर अब सवाल उठा दिए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मैडम उधर से पीछे जाइए ना, गमले बन के खड़ी हुई है। ना उठा के चलिए आराम से मैडम, आराम से स्वाति मालीवाल पर बवाल, क्यों चुप हैं केजरीवाल। दिल्ली में महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली महिला खुद आज अपने हक के लिए लड़ रही है। वो खुद आज अपने साथ हुई बदसलूकी के लिए आवाज उठा रही है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सदस्य है और बदसलूकी भी राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में हुई है और करने वाला भी खुद मुख्यमंत्री का पीए ही निकला। जब स्वाति खुद बदसलूकी का शिकार हुई तो उन्हें अपने लिए बोलने में 81 घंटे का समय लगा। घटना 13 मई को हुई लेकिन पहली प्रतिक्रिया 16 मई की रात दी। स्वाति ने ट्वीट कर कहा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला हर दिन नया मोड़ ले रहा है। इस मामले में विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया। मारपीट के आरोप में केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमने 4 दिन जब से ये हुआ है हम लोग कांटेक्ट में हैं। पुलिस को हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाया था, वो कल आ गया है। स्वाति जी ने, आपको भी सबको पता है, पुलिस से बात की है और पुलिस ने एफआईआर चार्जेस लगा दिए हैं, चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं। आज उनका मेडिकल भी हुआ है और विभव ने हमारे अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज मेरी टीम फिर से गई है नोटिस इशू करने की। मुख्यमंत्री अगर पाए जाएंगे कि इसमें वो है तो पुलिस भी करेगी और हम भी करेंगे। स्पेशल सेल की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर स्वाति से बात। एडिशनल कमिश्नर खुद मालीवाल के घर बयान दर्ज करने पहुंचे। स्वाति का आरोप है कि उन्हें लातों से मारा गया, पेट और बॉडी पर हमला किया गया, कई बार उन्हें थप्पड़ मारे गए, भद्दी गालियां दी गई। उन्होंने 4 दिन पहले किए गए पीसीआर कॉल के बारे में भी जानकारी दी, जिसके बाद विभव कुमार के खिलाफ कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। देर रात स्वाति मालीवाल का दिल्ली एम्स में मेडिकल टेस्ट भी हुआ। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। लगातार 13 मई से आज तक एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में, उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। स्वाति के साथ हुई मारपीट पर अब इंडिया गठबंधन के अंदर से भी आवाज उठने लगी है। प्रियंका ने स्वाति के समर्थन में होने की बात कही है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। आपको बता दें स्वाति मालीवाल मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 13 मई को मुख्यमंत्री निवास पर स्वाति मालीवाल पहुंची थी, जिसके बाद उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने 112 नंबर पर कॉल करके बदसलूकी की शिकायत दर्ज की, लेकिन बिना शिकायत के लौट आई।
14 मई को संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विभव शुक्ला का नाम लिया। 15 मई को सांसद संजय सिंह स्वाति मालीवाल से मिलने पहुंचे। 16 मई को दिल्ली पुलिस दोपहर 1:50 पर स्वाति से मिलने पहुंची। मुलाकात घंटों चली। शाम 6:20 पर पुलिस वापस लौटी। 16 मई को ही देर शाम स्वाति मालीवाल ने पहला ट्वीट किया। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया। आज इस घटना पर सभी की नजरें हैं, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर खुलकर बोलने वाली महिला नेता आतिशी इस मामले पर अब तक कुछ भी बोलती सुनाई नहीं दी है। इतना ही नहीं, हाल ही में स्वाति के मुद्दे पर खुद केजरीवाल भी चुप्पी साधे नजर आए हैं। ऐसे में पार्टी की महिला नेता के साथ बदसलूकी होना पर पार्टी प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुप्पी साधना कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। विभव कुमार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन सियासत लगातार जारी है। अब इस मामले में एक नया वीडियो सामने आया है और दावा यह किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें जो आवाज है वो स्वाति मालीवाल की है, जो बेहद गुस्से में नजर आ रही हैं, भड़कती हुई सुनाई दे रही हैं। हालांकि विस्तार न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वायरल हो रहा है वो आपको देखना जरूरी है। देखिए। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात कर रही हैं, अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम, तो इसलिए कह रहे हैं ना, हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज होगा प्लीज कम मैडम, मैडम बाहर हेलो मैडम प्लीज, उठा के फेंकना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक जगत में हलचल हो गई है। स्वाति मालीवाल के साथ हमदर्दी दिखा रहे लोगों ने जब ये वीडियो देखा है तो हो सकता है कि उनकी राय भी बदल जाए, जिसके बाद स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट सामने आता है और स्वाति मालीवाल ट्वीट में ये कहती हैं कि आपको जल्दी से, जो उन्होंने लिखा है वो आपको दिखाते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, साथ ही बिना संदर्भ के वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम दे के खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने आ जाएगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। तो ये लिखना है, ये कहना है स्वाति मालीवाल का, जिन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा। अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये हिटमैन कौन है? क्या स्वाति मालीवाल विभव को ही देखते हुए ये सारा ट्वीट कर रही थी, या फिर केजरीवाल जी? जी बिल्कुल हो सकता है। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि नाम स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हीं के घर पर ये पूरी घटना हुई है, तो सवाल वहां पर भी उठ रहे हैं। उधर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कृष्णा गौड़ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर से उन्होंने बातचीत की है, देखिए। आप पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका इस देश की जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो गई है। उनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है कि वो कहते कुछ और है और असल में उनका चेहरा कुछ और है। और अगर आज एक उन्हीं की पार्टी की सांसद बहन स्वाति मालीवाल के साथ अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आप पार्टी को विचार करना चाहिए कि देश की महिलाएं क्या सोचती है आप पार्टी के बारे में। वो भले ही अपने मन में बहुत खुश हो जाए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो हर मोर्चे पर विफल हुए हैं। आज बहन स्वाति मालीवाल के रूप में एक बहन सांकेतिक रूप से उनसे प्रताड़ित हुई है, ऐसी कई बहनें प्रताड़ित हुई होंगी जिनकी जो पिक्चर में नहीं है। और इसीलिए बहन स्वाति मालीवाल ने आप पार्टी का असली चेहरा उजागर कर दिया, श्री अरविंद केजरीवाल का चाल चरित्र चेहरा उजागर कर दिया कि उन्हीं के कार्यालय में उन्हीं की सांसद को किस प्रकार से अपमानित होना पड़ा। उनके लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन पर लात घूंसे चलाए गए, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है।
और उस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल को साधने में लगातार जुटे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में उनकी 3 रैली हुई, पहली बाराबंकी में, फिर फतेहपुर में और तीसरी हमीरपुर में। और इसके बाद पीएम मोदी शाम 6:45 पर मुंबई जाएंगे, साउथ सेंट्रल में चुनावी सभा करेंगे। आज यूपी में अब तक उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आप सुन लीजिए। बाराबंकी जब वो पहुंचे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमती के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी? एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था और वो बैठ गया। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया हूं। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। और आइए बढ़ते हैं। इसी चुनाव प्रचार में आपने टकाटक और खटाखट के बारे में भी सुना होगा। ये क्या है टकाटक खटाखट? क्योंकि राहुल गांधी ने शुरुआत की थी टकाटक गरीबी मिटा देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम आ जाएगा तो जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये सब अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? खटाखट। इस रिपोर्ट को आप देखिए। हर महीने टकाटक खटाखट। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर अलग अंदाज में तंज कसा। इससे पहले राहुल गांधी एक चुनावी सभा के दौरान टकाटक शब्द चुनावी प्रचार में लेकर आए। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक। इसको कहते हैं विकास। पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर पुणे में हुई चुनावी सभा में उसी अंदाज में तंज कसा जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है? विकास कैसे होगा? बोले खटाखट। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे।
खटाखट खटाखट। पीएम मोदी और राहुल गांधी का ये टकाटक और खटाखट सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में है। अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। देखना होगा कि खटाखट और टकाटक का चुनावी वार आगे क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और आइए अब एक खास तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्लेन में बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने नाश्ता किया है वो तस्वीर जब सामने आई तो इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। लिट्टी चोखा, कितना खास है ये लिट्टी चोखा और क्या कनेक्शन है मध्य प्रदेश के सीएम और बिहार से, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयां करती है। एक तस्वीर पूरी कहानी कह देती है। एक तस्वीर से चुनाव में माहौल बन भी जाता है और बदल भी जाता है। अब एक तस्वीर आप ये भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस तस्वीर में हैं। तस्वीर में सीएम कुछ खा रहे हैं। अब जरा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्लेट में क्या। प्लेट में बिहार की पहचान आन बान शान लिट्टी चोखा है और ठीक उसके ही बगल में रखा सत्तू का पराठा है और चटनी है। बिहार में जिन लोगों का जन्म हुआ उनके लिए लिट्टी चोखा और सत्तू का पराठा जीवन का आधार है और जो लोग बिहार से बाहर के हैं उनके लिए ये बिहार की पहचान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार की यात्रा पर हैं। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अनुपम बिहार और स्वादिष्ट लिट्टी चोखा, इसी के साथ गर्मी के मौसम में सत्तू के पराठे का स्वाद। यात्रा के दौरान बिहार के प्रसिद्ध व्यंजनों का आनंद लिया। यानी सीएम बिहारी खान पान का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के सियासी मायने भी अगर निकाले जाएं तो ये तस्वीर बिहार और बिहारियों से सीधे जोड़ने का काम कर रही है। बिहार में अभी अगले 3 चरणों में 21 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। एमपी के सीएम लगातार यूपी के साथ बिहार में भी चुनावी सभा कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि लिट्टी चोखा खाने से सियासत में इसके मायने ढूंढे जा रहे हों। याद कीजिए 19 फरवरी 2020 का दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगे हुनर हाट में जाकर लिट्टी चोखा खाया, जिसकी तस्वीर और वीडियो सामने आया था। पीएम ने दिल्ली में लिट्टी चोखा खाया था, लेकिन इसकी चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने थे, लिहाजा पीएम का लिट्टी चोखा खाना भी राजनीतिक पंडितों ने इसे विधानसभा चुनाव से जोड़ा था। बिहार और बिहारियों से जोड़ने के लिए भला इससे अच्छा तरीका हो भी नहीं सकता। तो उम्मीद यही है कि पहले सीएम मोदी और आज एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों के दिल में जगह बना ही ली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लिट्टी चोखा खा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के नेता चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि मतदान हो चुके हैं, तो फुर्सत में हैं। और नेताजी जब फुर्सत में हो तो करते क्या हैं, ये आपको देखना और जानना जरूरी है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उस तस्वीर को आप देखिए और जरा पहचानिए कि उस तस्वीर में कौन है। ये पहचान पा रहे हैं आप इनको? ये उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार अनिल फिरोजिया हैं। हाथ में इनके है तस्तरी जिसमें रखा हुआ है पराठा, और पराठा बन कैसा रहा जरा देख लीजिए। उम्मीदवार है, अभी मौजूदा सांसद भी हैं। सांसद जी हाथों में आटे को गोल गोल घुमा रहे हैं, उसके बाद पराठा बना रहे हैं। ये जो रोटी बेलने जैसा आपको तस्वीर दिख रही है, ये नेताजी इस वक्त फुर्सत में इसलिए है क्योंकि चुनाव लड़ चुके हैं, एक लंबा प्रचार का अनुभव रहा, थकान रही, तो परिवार के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं और परिवार को अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रहे हैं। अनिल फिरोजिया की ये तस्वीर जब सामने आई है तो हमने उनसे बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस तस्वीर को आप देखिए कि तवे पर ये रोटी उन्होंने सेकी, पराठा भी बनाया, पनीर की सब्जी भी बनाई और अपने पूरे परिवार को खिलाई। अनिल फिरोजिया की ये तस्वीर जब से सामने आई है, लोग इसको लेकर यही कह रहे हैं कि नेताजी अब फुर्सत में हैं तो परिवार के साथ समय दे रहे हैं, क्योंकि अब 4 जून को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि जो मेहनत थी उसका परिणाम क्या रहा। फिलहाल ये हल्के फुल्के पल नेताजी अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। क्या कुछ बातचीत में उन्होंने कहा है, जरा सुन लेते हैं। बीजेपी के जो लोकसभा प्रत्याशी सांसद अनिल फिरोजिया का एक अलग अंदाज नजर आ रहा है। उन्होंने परिवार के साथ बैठकर
खाना बनाने के साथ उन्होंने समय बिताया है। और ख़ास बात जिस प्रकार सांसद अनिल फिरोजिया की जो पसंद है, उनकी जो छोटी बेटी की पसंद है पालक पनीर, वो खुद बनाकर बेटी को भी खिलाया है, अपनी धर्मपत्नी को भी खिलाया है, वो खुद भी स्वाद का आनंद लेते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छोटी बेटी है, ये छोटी बेटी वही है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि आप काय में काम करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था मैं लोकसभा के टीवी में काम करता हूं। और यही वही बेटी है जिनको आज सांसद ने अपने हाथ से पालक पनीर की सब्जी बनाकर खिलाई है। सांसद जी फुर्सत के पल बिता रहे परिवार के साथ। हाँ, चुनाव क्योंकि 2 महीने लगातार 13 मार्च से 13 मई तक कंटिन्यूस चुनाव प्रचार में लगे रहे और अब चुनाव प्रचार थमा है, तो सब आंकड़े कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी हो रही है। और चूँकि बेटी के पास टाइम नहीं दे पाए हम दोनों पति पत्नी, तो बिटिया के पास बैठे हुए हैं। और उसको जो पालक पनीर पसंद है, तो पापा बोले आज पालक पनीर, तो मैंने खुद ने बना के उसको खिलाया। कैसा लगा खाने का स्वाद? अच्छा लगा। मिर्ची ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, मिर्ची ज़्यादा नहीं है। आप क्या कहेंगे, आपके पतिदेव ने आज पूरे परिवार को खाना खिलाया साथ में? खाना बहुत अच्छा बना है, फुर्सत के पहले ये बहुत दिन में ऐसा मौका मिला है, खाना बहुत अच्छा बना है, सबको अच्छा लगा। उज्जैन में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है उसका, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार फुर्सत के बाद के पल जीतते हैं, तो सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने परिवार को संतुष्ट और जिस प्रकार उन्होंने पूरे 2 महीने तक मेहनत की है, उसके मेहनत का फल भी आज अदा किया है कि अपने हाथों से रोटी बेलकर पालक पनीर की सब्जी बनाकर परिवार को खिलाई है और खुद भी खाया और उसका आनंद भी लिया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो कोई पराठे बना रहा है तो कोई मंथन करने जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, 20 मई को यह बैठक होगी। वोटिंग और जनता के फीडबैक को लेकर प्रत्याशियों के मन में क्या था, यह भी अब इस बैठक में सामने आएगा। और कौन कितना बड़ा दावा कर रहा है, उस दावे की हकीकत तो 4 जून को सामने आएगी। इस बैठक में क्या है खास, इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी को इंतजार रिजल्ट का है। जनता से लेकर जनप्रतिनिधि तक हर कोई इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि आखिर चुनाव परिणाम में क्या सामने आएगा। लेकिन अभी 4 जून में वक्त है। राजनीतिक पार्टियां भी 29 लोकसभा सीट पर हुए चुनाव पर गुणा भाग कर रही हैं। अभी 3 चरणों के चुनाव देश में बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में चुनाव के परिणाम को लेकर मंथन करने जा रही है। 4 जून से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और संगठन के नेता मौजूद रहेंगे ही, लेकिन इस बैठक में उन नेताओं को भी बुलाया गया है जिन्होंने चुनाव लड़ा है। मतगणना से पहले कांग्रेस का यह मंथन होगा। नतीजों से पहले कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। 20 मई को कांग्रेस दफ्तर में भोपाल में प्रत्याशियों के साथ चर्चा होगी। सभी 27 उम्मीदवारों को बैठक में शामिल रहने के निर्देश दिए गए हैं। दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, नकुल नाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी प्रत्याशियों के साथ चर्चा करेंगे। वोटिंग और जनता के फीडबैक को लेकर प्रत्याशियों के साथ ये चर्चा होगी। कांग्रेस की 3 दिन बाद होने वाली इस बैठक को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है, ये भी जान लीजिए। नहीं, पूरे प्रत्याशी आएंगे, मीटिंग में उनके साथ बातचीत होगी, एक समीक्षा होगी, उसके बाद पत्रकार वार्ता होगी। अब समीक्षा जब होगी तो सारी बातों पर होगी समीक्षा कि कितना सत्ता और शासन का दुरुपयोग हुआ, कहाँ कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ निर्वाचन आयोग की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। आज आप इस मंथन करके क्या दर्शाना चाह रहे हैं? आपके हाथ के पंजे की तरह जो पार्टी पूर्ण रूप से बिखर गई है, विफर गई है और 5 उंगलियों में बट गई है, उस पार्टी को अब संजोने का काम आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से निराधार है और इसका कोई फल नहीं निकलना है, क्योंकि आपने जनता को भ्रमित किया है, विभाजित किया है। आज देश की जनता ने आपको जवाब दिया है और आपको बहिष्कार किया है। कुल मिलाकर फीडबैक को लेकर हो रही कांग्रेस ये जानना चाहती है कि उनके उम्मीदवारों को जनता ने कितना आशीर्वाद दिया है, किन किन सीट पर मुकाबला टक्कर में है। साथ ही साथ कांग्रेस उम्मीदवारों के दावे भी जानना चाहती है ताकि परिणाम वाले दिन इन दावों का लिटमस टेस्ट हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ गए हैं सीधे भोपाल से। उनसे सवाल करते हैं। विवेक, जरा बताइए कि ये बैठक जो होने जा रही है 4 जून को परिणाम तो आ ही जाएगा,
इस बैठक का उद्देश्य क्या है और क्या इससे निकलकर सामने आएगा? देखिए विवेक, ये 20 मई को बैठक होगी और इस बैठक पे खास तौर से लोकसभा प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे और दिलचस्प कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि नकुल नाथ मौजूद रहेंगे या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस अफसर से अक्सर उनकी दूरियां रहती हैं। जब उनके पिता कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री थे तब नकुल नाथ सिर्फ 2 दफा ही कांग्रेस आए, उसके बाद आज तक उन्होंने कभी कांग्रेस दफ्तर का रुख नहीं किया। यहाँ तक कि उनको भोपाल में एक आवास भी अलॉट हुआ है और वो वहाँ भी आज तक नहीं पहुंचे। तो ऐसी क्या वजह है कि नकुल नाथ की पीसीसी से इतनी दूरी है? खैर ये बात अलग है, लेकिन देखना यही होगा कि नकुल नाथ क्या बतौर प्रत्याशी वहां आते हैं या फिर आपने वही अंदर की खबर को बताया है विवेक कि नकुल नाथ इस बैठक में पहुंचेंगे या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय थोड़ा कम है, नहीं तो आपसे आगे भी चर्चा करते। दिल्ली की श्रद्धा कांड तो आपको याद होगा, कैसे दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में उसके शव को काट के फेंक दिया गया था। ऐसी खबर लगभग मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई सामने आई है, जहां पर कातिल ने अपना जुर्म छुपाने के लिए जी तोड़ कोशिश की, लेकिन उसका जुर्म छुप नहीं पाया। कैसे खुलासा हुआ, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भोपाल से मनाली घूमने पहुंची युवती की हत्या का मामला सामने आया है। युवती की हत्या का आरोप उसके ही प्रेमी पर लगा है। विनोद राठौर अपनी प्रेमिका शीतल कौशल के साथ मनाली घूमने गया था। शीतल बिना बताए ही घर से 5 मई को लापता हो गई थी। घटना के बाद खुलासा हुआ कि दोनों हिमाचल प्रदेश के मनाली गए थे। मनाली में ही दोनों ने एक होटल किराए पर लिया और यहीं शीतल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना को भी आप जान लीजिए। 13 मई को शीतल और विनोद मनाली पहुंचे। मनाली के होटल केडी विला के कमरा नंबर 302 में दोनों ठहरे। इसी कमरे में विनोद ने शीतल की हत्या कर दी। हत्या के बाद शीतल की बॉडी के टुकड़े भी किए गए। चेकआउट करते वक्त बैग उठाने पर कर्मचारियों को जब शक हुआ तो होटल के मैनेजर ने पुलिस को फोन करके बुलाया, जिसके बाद खुलासा हुआ। अजय नगर की ये बस्ती है जिस पे ये यहाँ पर रहती थी। शीतल यहाँ पे रहती थी। 26 वर्ष की बताई जा रही है शीतल, और अब उसकी हत्या हो चुकी है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस मनाली पुलिस ने इस पर पूरे कार्यवाही की है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और ये कोशिश की जा रही है विनोद से जानने की कि आखिर किन कारणों से और किस वजह से उसकी हत्या की गई और इतनी बेरहमी से उसे मारकर और बैग में भर के और ले जाया जा रहा था, जिसे होटल स्टाफ ने पकड़ लिया। आरोपी विनोद हरियाणा का रहने वाला है और शीतल भोपाल के शाहपुरा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। शीतल के पिता ऑटो चलाते हैं और भाई की ट्रेवल्स कंपनी है। शीतल की भाभी ने विस्तार न्यूज के कैमरे पर क्या कुछ बोला है वो भी सुन लीजिए। कि जब हमको सपोर्ट की जरूरत थी तब हमको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब तो हमारी लड़की चली गई, अब हम बोल के भी करेंगे तो क्या हमको क्या पहले कुछ दिक्कत नहीं थी क्या? हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन करी, सब करा, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम लोग बोल भी लेंगे तो हमारी लड़की कोई हमको ला के देगा? जितनी जानकारी आप लोगों को है ना उतनी जानकारी हमको भी नहीं पता। विनोद जो उसका दोस्त था उसके बारे में आप लोग जानती थी? नहीं, हमें उसके बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता लड़की। उधर इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विनोद ने शीतल को पहले जान से मारा और फिर बॉडी के टुकड़े करने की बात अब सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। 5 मई से शीतल लापता थी और परिजनों ने पहले दावा किया था कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन भोपाल पुलिस ने किसी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट से इनकार किया है। परिजनों के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये अपनी भाभी का मोबाइल लेकर के घर से चली गई है, तो मोबाइल ढूंढने की उनके द्वारा, मोबाइल ले जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई थी। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में भी लगी है कि आखिर विनोद ने शीतल की हत्या क्यों की। पहले दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर की हत्या और उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े करना, और अब शीतल के साथ भी वही कहानी सामने आना अपने आप में पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती बन गई है। अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए इस खबर पर। अंचल से सीधा सवाल करते हैं। अंचल, जरा बताइए कि इस पूरे मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, कैसे मनाली गए, उसके बाद मर्डर किया गया और बैग में ले जाना चाहा, इसके पीछे वजह सामने आ पाई अब तक? क्यों ये घटना को अंजाम दिया गया?
विवेक, देखिए, जिस दरिंदगी के साथ विनोद ठाकुर ने अपनी गर्लफ्रेंड ही कहें उसकी हत्या करी है, ये निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक गूढ़ प्रश्न होगा कि आखिर ऐसी होटल के भीतर वो दोनों प्रेमी थे, एक दूसरे को जानते थे और 5 मई को अपने घर से बिना बताए लापता हुई थी और अपने उस तथाकथित बॉयफ्रेंड के साथ थी और इसके बाद वो मनाली घूमने गए। आखिर होटल के भीतर ऐसा क्या हुआ उस कमरा नंबर 302 में कि उसे उसकी हत्या करनी पड़ गई और हत्या करने के बाद उसका शव ट्रॉली बैग में पैक करने के बाद उसको ले जाके किसी खाई में फेंकने की फिराक पर था। लेकिन उस होटल के स्टाफ की वजह से वो पकड़ा गया और मनाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बहुत कुछ तो अभी साफ नहीं किया, संजीदा नहीं होता तो आरोपी विनोद तो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता उड़ीसा में डेरा डाले हुए। लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन के तमाम नेता पदाधिकारी, महिला मोर्चा के तमाम नेता सब उड़ीसा में हैं। इसलिए है क्योंकि उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर स्टेट में आता है। साथ ही उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए, समझ जाएंगे कि छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए उड़ीसा में ये बड़ी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद लोकसभा चुनाव की वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता अभी आराम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी उन्हें बड़ी मिल गई है। छत्तीसगढ़ के बाद राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ संगठन के तमाम पदाधिकारी और महिला बीजेपी के तमाम नेताओं को उड़ीसा में प्रचार के लिए जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम भी लगातार उड़ीसा के दौरे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं का उड़ीसा में प्रचार प्रसार लगातार जारी है। आज सीएम साय का उड़ीसा की सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का कार्यक्रम है। सुंदरगढ़, वीरमित्रापुर, राजकांगपुर में चुनावी सभा में सीएम शामिल हो रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उड़ीसा में ही रहेंगे। उड़ीसा में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। डिप्टी सीएम स्थानीय कार्यक्रम और बैठक में भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव भी उड़ीसा में प्रचार कर रहे हैं। कई विधायक और मंत्री भी उड़ीसा में चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में उड़ीसा मौजूद है। यहाँ 21 लोकसभा सीट और 147 विधानसभा सीट के लिए चुनाव चल रहे हैं। ओडिशा का समीकरण 21 लोकसभा सीट है और 147 विधानसभा सीट। लोकसभा में अनुसूचित जाति की 3 और अनुसूचित जनजाति की 5 सीट रिजर्व है। 4 चरणों में मतदान हो रहे हैं। चौथे चरण में 13 मई को यहाँ पर पहली बार मतदान हुआ। 20 मई, 25 मई और 1 जून को भी डाले जाएंगे वोट। मुख्य मुकाबला बीजेडी और बीजेपी के बीच है। छत्तीसगढ़ से सटा होने के कारण यहाँ के बीजेपी के नेता उड़ीसा के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के लोग उड़ीसा को अच्छे से जानते भी हैं। यहाँ की बोली और भाषा में कुछ जगहों पर समानता भी है। 2019 में बीजेडी 21 में से 12 सीट लोकसभा में जीती थी और 8 सीटों पर बीजेपी जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। विधानसभा चुनाव में भी 113 सीट जीतकर 2019 में नवीन पटनायक की सरकार बन गई थी। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीट राज्य की विधानसभा में जीती जाए और सरकार बनाई जाए। साथ ही लोकसभा में भी पिछली बार से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया जाए। 2019 में बीजेडी की सीट 2014 की तुलना में कम भी हुई थी। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री आदिवासी भी हैं और उड़ीसा में आदिवासियों की संख्या भी ज्यादा है। लिहाजा एक गणित ये भी है, छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं की जिम्मेदारी उड़ीसा में जो सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और उड़ीसा के सुंदरगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा की। सीएम ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी की है, सुनिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा दौरे पर पहुंचे। हम बात करेंगे। साय जी, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, उड़ीसा में हमारा आज ये 5वां दिन है और 5 दिनों के अंदर में हम नवरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बलांगीर, बरगढ़, सुंदरगढ़ कई लोकसभा में जाने का मौका मिला और बहुत अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जहां भी हम लोग जा रहे हैं अपार जनसमूह उमड़ रहा है और भारी उत्साह है और निश्चित रूप से यहां की अधिकांश लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रदेश में यहां परिवर्तन होके रहेगा। आप जिस क्षेत्र में प्रचार करने आए, लगातार 4 बार के सांसद रहे पड़ोसी रायगढ़ से, तो आपने प्रचार में भी कहा, क्या संदेश है?
देखिए, वैसे तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का अटूट रिश्ता है, बेटी रोटी का भी रिश्ता है, शादी ब्याह भी चलता है और बराबर चुनाव प्रचार वगैरह में यहाँ के नेता वहाँ जाते हैं, वहाँ के नेता यहाँ आते हैं। और जगन्नाथ स्वामी भी उतने ही पूजनीय हैं छत्तीसगढ़ में जितना उड़ीसा में हैं। तो यही है कि आने वाला 20 मई को इस क्षेत्र का चुनाव है, लोकसभा का भी और विधानसभा का। तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस क्षेत्र से जुएल भाई जी को और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सांसद के उनको जिताएं। और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी यहाँ से हमारे नरसिंह मीन जी हैं और जहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनको जिताएं। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने उड़ीसा में लगातार प्रचार किया और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मृगेंद्र पांडे। तो बीजेपी के तमाम नेता और साय सरकार के मंत्री उड़ीसा में प्रचार करने में लगातार जुटे हुए। इस बीच लोगों के मन में क्या चल रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है और इसे ही विस्तार न्यूज ने वहां जाकर लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश की है। देखिए, आज हम लोग उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव में क्या चल रहा है, उड़ीसा में विधानसभा चुनाव में किसके पक्ष में माहौल है, इन सब चीजों पर आज चाय के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ साथी हैं जो बताएंगे कि क्या माहौल है यहाँ का और किस तरीके से चुनावी गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजीव पटेल। कैसा चल रहा है यहाँ का चुनाव? ये चुनाव सरगर्मी बहुत ज़्यादा है और टक्कर बहुत हाई टक्कर है। मतलब किसमें टक्कर है? बीजेडी और बीजेपी में टक्कर है, जोरदार टक्कर है। काम दिख रहा है? काम दिख रहा है। कोरोना का पीरियड था, 2 साल तो वो घर से मतलब सब बंद था, उसके जो बचा कुचा 2-2.5 साल में अच्छा खासा काम किए हैं। क्या लग रहा है यहाँ के मुद्दे क्या हैं उड़ीसा के? देखिए, बीजेपी हो बीजेडी, दोनों सरकार बोल रहे हैं कि हम, कोई बोल रहा है मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, कोई बोल रहा है मैं ऐसा कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। क्या नाम है भैया आपका? आलोक पात्र। हाँ जी। आपकी दुकान का क्या नाम है? पात्रो चाय दुकान। क्या लग रहा है आपके पास तो सब लोग आते हैं, नेता, स्थानीय लोग, युवा, क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा है बीजेपी बीजेडी पूरा टक्कर चलेगा यहाँ पर जैसे लग रहा है वोट हार बहुत कम रहेगी, जो भी जीतेगी। सब तो ठेकेदारी हिसाब से तो पैसा काम कर ले भी पैसा नहीं मिलता है। सरकार से क्या चाहते हो आप, क्या करना चाहिए, किस तरीके से सरकार काम करे? जो भी सरकार रहेगा अच्छा काम करेगा, जो बोलेगा वही काम नहीं होगा। उड़ीसा के लोग किस तरीके से सोचते हैं? 25 साल से बीजेडी की सरकार है, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, उनके काम को किस तरीके से देख रहे हैं, उनके काम पर क्या टिप्पणियां हैं, आपने सुना और विस्तार से जाना। हमारी कोशिश भी यही थी कि हम सुंदरगढ़ के लोगों से जानें कि उड़ीसा में क्या मुद्दे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मृगेंद्र पांडे, सुंदरगढ़। और देश भर में लोकतंत्र का महापर्व चल ही रहा है। 4 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं, अब 5वें चरण की तैयारी जोरों पर है। इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस के बड़े नेता दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। प्रदेश में 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 5वें चरण के मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में सियासी दल भी 5वें चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। जहां एक और बीजेपी, कांग्रेस के बड़े नेता दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं महिला मोर्चा भी इसमें पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अब महिलाओं को भी दूसरे राज्यों में प्रचार की कमान सौंप दी है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी महिला मोर्चा को दूसरे राज्यों की कमान दी गई है, जिसमें महिला मोर्चा की सदस्य बिहार, हरियाणा और ओडिशा में जाकर प्रचार करेगी। बीजेपी ने 3 टोलियों में महिलाओं की टीम को रवाना किया है, जिसमें एक टोली में 15-15 महिला सदस्य मौजूद है। महिलाओं की ये टोली मोदी सरकार और राज्य सरकार के कामकाज का बखान करेगी। वहीं ओडिशा में महिलाओं को महतारी वंदन योजना की भी जानकारी देगी। वहीं कांग्रेस ने 2 महिला पदाधिकारी को हिमाचल की जिम्मेदारी दी है, जिसमें पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया और पूर्व सांसद छाया वर्मा शामिल है। कांग्रेस की दोनों महिला पदाधिकारी मोदी सरकार की विफलता को जनता के सामने रखेगी। भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में 3 टोलियों को अलग अलग राज्यों के लिए रवाना किया।
ये टोलियां ओडिशा, बिहार और हरियाणा में पार्टी के लिए प्रचार करेगी। भाजपा महिला मोर्चा के दौरे को लेकर महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ममता साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 महीने में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कामकाज किया है और मोदी की गारंटी पूरी की गई है, उसको बताने का काम महिला मोर्चा की कार्यकर्ता करेगी। जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना, आवास योजना, शौचालय योजना जो महिलाओं के लिए अति आवश्यक है, तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिससे और जो देश के लिए और धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए मोदी जी ने क्या क्या किया है, ये महिला मोर्चा बताएंगी। और छत्तीसगढ़ राज्य में ये 5 माह की में जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अपने वादे पूरे किए हैं, जो मोदी की गारंटी थी, जिसे पूरे किए हैं विष्णुदेव साय जी की सरकार ने। वहीं कांग्रेस ने अपनी 2 महिला नेत्री पूर्व सांसद छाया वर्मा और पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया को हिमाचल का ऑब्जर्वर बनाया है। कांग्रेस ने छाया वर्मा को शिमला 4 लोकसभा क्षेत्र में चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक बनाया है, तो वहीं पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया को शिमला 4 लोकसभा क्षेत्र में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना के नाम पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, परंतु आज का परिदृश्य ऐसा है कि 75% प्रदेश की माताओं बहनों के खाते में राशि का आवंटन नहीं हुआ है। तो स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को केवल वोट के लिए इस्तेमाल करती है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तो निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार के लिए जुटी हुई हैं, वो बखूबी अपना कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपने महिला पदाधिकारी को दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए भेज दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि उनके प्रचार से पार्टी को कितना फायदा पहुंचता है। रायपुर से खोमन साहू, विस्तार न्यूज। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कर्ज लिया, अब वो सरकारी मर्ज बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कर्ज लेने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता तुलना कर रहे हैं कि उनकी सरकार और बीजेपी की 5 महीने की सरकार ने कितना कर्ज लिया। आंकड़ों से समझते हैं ये पूरा कर्ज का गणित। कर्ज लेने को लेकर प्रदेश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। विष्णुदेव साय सरकार ने जब से राज्य की उन्नति के लिए कर्ज लिया, तो कांग्रेस राज्य सरकार पर जमकर बिफर पड़ी। कांग्रेस ने साय सरकार पर क्या आरोप लगाया है, जरा सुन लीजिए। 5 महीने में ही विष्णुदेव सरकार हांफने लगी है। बड़ी बड़ी बातें करते थे, इनका वित्तीय प्रबंधन फेल हो चुका है। 13,000 करोड़ का लोन लिया, फिर 3,000 करोड़ का लोन लिया, फिर 3,000 करोड़ का लोन लिया। लगभग 19,000 करोड़ का लोन इन्होंने 5 महीने में लिया है। और इसमें भी बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, गोबर खरीदी बंद कर दिया, गौठान बंद कर दिया, तमाम तरीके की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। उसके बाद 16,000 करोड़ इनको लेने पड़ा। सुना आपने, 5 महीने पहले राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने कितना कर्ज लिया, इसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार कर्ज लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रही है। अपने कार्यकाल में भूपेश बघेल सरकार ने 82,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया, जो कि राज्य के बजट से अगर तुलना की जाए तो यह अनुमानित 80% का गणित बनता है। इस मामले में आपको पूरी कुंडली समझा देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल खत्म होने तक प्रदेश का कर्ज 42,000 करोड़ रुपए था। भूपेश बघेल सरकार में हर साल 2 से 3 बार कर्ज लेते थे। भूपेश बघेल ने 5 साल में 54,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया। कांग्रेस के कर्ज लेने से सरकार के खजाने पर 9,000 करोड़ रुपए का ब्याज पड़ा। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल खत्म होने तक कुल 82,000 करोड़ रुपए प्रदेश के ऊपर कर्ज रहा। अब बीजेपी सरकार के कर्ज को जोड़ दिया जाए तो लगभग प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि प्रदेश के किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया। महतारी वंदन की 3 किश्तें बैंक खाते में चली गई। 3100 रुपए धान की MSP किसानों को मिली और लगातार भाजपा सरकार लोगों के हित में काम कर रही है।
कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता यूं ही नहीं खो रही है। इस प्रकार के बयानों से ही पब्लिक कहती है क्या पागल हो गए हैं क्या ये लोग। अरे भाई, किसानों का 2 साल का बोनस माफ़ हुआ ना, 3,716 करोड़ रुपए राशि चली गई। महतारी वंदन की 3 किस्तें चली गई है। कितनी राशि है? लगभग 2,000 करोड़ रुपए। 3,100 रुपए एक मुश्त राशि 13,000 करोड़ से ज़्यादा किसानों को मिल गई है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट जो है वो जनता में, किसानों को, महिलाओं को, आदिवासियों को मिला है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जानकार बताते हैं कि प्रदेश का कर्ज 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो अगले साल तक प्रदेश के बजट की बराबरी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में ये बड़ी वित्त समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आपको बता दें कि अब तक लिए कुल कर्ज में से प्रदेश 4 करोड़ 60 लाख रुपए प्रति महीने ब्याज के तौर पर चुका चुका है। मुझे नहीं लगता, देखिए कर्ज हमेशा से बढ़ेगा, जितना आप डेवलपमेंट करते जाएंगे कर्ज बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं कि जितने बड़े राज्य हैं वो कर्जे में नहीं है। आप देखिए सबसे बड़ा राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा कर्जे में तो महाराष्ट्र और आपको गुजरात नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कर्ज जो है सबसे, मोदी जी जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब तक 2.25 लाख करोड़ का कर्ज था गुजरात में 2014 तक। अभी स्थिति 4.5 के आसपास की और ऊपर हो चुकी होगी। तो ऐसा नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ ने ही कर्ज लिया है, छत्तीसगढ़ ही ऐसा कर रही है, अन्य राज्य भी करते हैं। कांग्रेस की भूपेश सरकार में योजनाओं को लागू करने के लिए कर्ज लिए जाते रहे हैं, और जब वर्तमान विष्णुदेव साय की सरकार कर्ज ले रही है तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। जानकारों की माने तो हर सरकार अपने कार्यकाल में विकास कार्य करने के लिए कर्ज लेती आई है, और ये कोई नई बात नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य विकसित राज्य भी कर्ज लेते रहे हैं। इन तमाम मामलों के बीच लगातार कर्ज लेने की प्रक्रिया ने एक विशाल समस्या उत्पन्न कर दी है। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। खैर, कर्ज का मर्ज है तो सियासत भी होगी। इस गणित में आम आदमी को ये देखना चाहिए कि उसका पैसा किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ये दावा करती है कि कर्ज इसलिए है क्योंकि विकास कर रहे हैं। बढ़ते आगे, एक विकास ऐसा भी हो रहा है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विकास यहां पर लापरवाही का है। सड़ गया धान और कहां है अफसरों का ध्यान। ये धान और ध्यान में जो कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा वो इसलिए है क्योंकि बलरामपुर में सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर कई हजार क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखा रहा। नतीजा क्या हुआ कि वो धान खराब हो गया। चांदो और महावीरगंज धान मंडी में बारिश के पानी में खुले में रखा 44,000 क्विंटल धान भीग गया, खराब हो गया, सड़ गया। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से यहां पर धान खुले में ही पड़ा हुआ था, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, कोई तैयारी यहां पर नहीं की गई थी धान के रखरखाव के लिए। अब जिम्मेदार इस पर टालमटोल जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है तो फिर कार्रवाई होगी। हर साल यही रटा रटाया जवाब कि इस बार हुआ है, अगली बार नहीं होगा, जिसने किया उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन कितनी कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई का कितना डर है, वो आप इस खबर से फिर से आप महसूस कर सकते हैं कि खुले में 44,000 क्विंटल धान रखा जो कि बारिश में भीगकर खराब हो गया। तो हमारे ज़िले का जो लक्ष्य है धान खरीदी का वो ख़त्म हो चुका है उठाव के लिए। तो दूसरे ज़िले का डीओ काटा गया है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, इस ज़िले का। तो वहाँ से मिलर धीरे धीरे करके उठाव करेंगे। दूरी ज़्यादा पड़ जा रहा है। कुछ ही धान बच गया है। 44,000 कुंटल 25 लाख खरीदी हुआ था, उसमें 44,000 ही मात्र बचा है। तो उठाव कंप्लीट हो जाएगा अभी 1 सप्ताह के अंदर में। छत्तीसगढ़ में मतगणना के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। 28 मई तक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो पूरी तरह से ट्रेंड हो सकें। बिलासपुर में भी ट्रेनिंग की जा रही है। कुल 1005 अधिकारियों को ट्रेनिंग मिल रही है ताकि वो 4 जून को जब मतगणना हो तो अच्छे से वोट काउंट कर सकें, मत गिन सकें, कहीं कोई परेशानी ना हो, ईवीएम में मतगणना कैसी करनी है, ये सारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि 20 मई को ये पूरी ट्रेनिंग अच्छे से दी जाएगी। और अभी आपको ये बता दें कि इस ट्रेनिंग के बाद फिर ड्यूटी जिनकी मतगणना में लगाई जाएगी वो जाएंगे और जहां स्ट्रांग रूम से ईवीएम को निकाला जाएगा उसके बाद 4 जून को नतीजा सबके सामने आएगा, जिसका इंतजार आपको भी है, उनको भी है जो ये चुनाव लड़े, और हमको भी है। तो विस्तार न्यूज पर आप नतीजा देखेंगे, लेकिन काउंटिंग की जो तैयारियां हैं उसको आप पहले देखिए कि तैयारी किस तरह से यहां पर ट्रेनिंग के द्वारा पूरी की जा रही है।
और आइए, गर्मी में लोग पानी की समस्याओं से परेशान हैं। एक खबर आपको दिखाएंगे जहां पर सड़क पर संग्राम देखने को मिला है। खबर है दुर्ग से। इस तस्वीर को आप देखिए। ये महिलाओं की जो आप लाइन देख रहे हैं, हाथों में खाली बर्तन है, बाल्टी है, घड़ा है, मटका है और एक कलश है। कई तरह की स्थितियां हैं। महिलाएं सड़क पर आ गई। नगपुरा, दुर्ग के नगपुरा के नाराज लोग यहां पर सड़क पर उतर आए, चक्का जाम कर दिया। लोग पीने के पानी को लेकर 1 महीने से परेशान है। इतनी भीषण गर्मी है, 44 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाइश दी कि अब स्थिति को सुधार किया जाएगा। लेकिन तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। ये महिलाओं का जो जमावड़ा दिख रहा है आपको, ये सड़क पर महिलाओं का जमावड़ा है। और जमावड़ा इसलिए है क्योंकि पानी की समस्या दूर हो सके। सड़क पर नाराज लोग उतरे। पानी की समस्याओं को लेकर लोगों की ये नाराजगी सामने आई है। दुर्ग से आप देखेंगे, हाथों में बर्तन लेके विरोध प्रदर्शन महिलाओं ने किया और इस कदर विरोध हुआ कि सड़क ही जाम कर दी। दुर्ग से ये तस्वीर आपके सामने है। हालांकि प्रशासन की टीम जब वहां पहुंची तो समझाइश के बाद मामले को शांत कराया गया। सरगुजा और जशपुर के बाद अब जिलेवासी कोरिया की रसीली लीची का स्वाद भी ले सकेंगे। सोरगा और साथ ही साथ चेरवापारा की रोपनी में लीची के पेड़ फलों से लदे हुए नजर आ रहे हैं। इस साल यहां लीची के अच्छे उत्पादन की संभावना है। जिले में अनुकूल जलवायु और बेहतर मिट्टी से लीची का उत्पादन संभव हो सका है। उद्यान विभाग पहले से ही तैयार है। अब किसान भी लीची के उत्पादन में रुचि भी ले रहे हैं। तो रसीली लीची स्वाद बढ़ाएगी। अच्छी फसल की उम्मीद है। जिले में ज्यादातर फल व्यापारी पटना और मुजफ्फरपुर से लीची लाते हैं। साथ ही जशपुर और सरगुजा से लीची यहां पहुंचती हैं। और फिलहाल खबर विस्तार है में से इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए विस्तार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।